हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की गणना के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार इसके आगे की जो संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही होती है। प्राकृतिक संख्याएं के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और हमारी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार आगे की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे प्रथम या सबसे पहली हमारी पूर्ण संख्या शून्य होती है या सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। पूर्ण संख्या के बाद हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक के सामने प्रायः प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है और ऐसी संख्याएं जिनके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वे धन पूर्णांक ही होती हैं। जैसे हमारी सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं और ऋण पूर्णांक के सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है। शून्य हमारा न तो धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक। आगे हम बात करेंगे सम तथा विषम संख्याएं के बारे में। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी प्रकार इत्यादि। अगला हम पढ़ते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी प्रकार इत्यादि। दो क्रमागत सम और विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स के बारे में। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसी प्रकार आगे भी कई संख्याएं होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और इसी प्रकार आगे भी होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है।
जहाँ पी क्यू पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/3, 5/8, -6/11, 3/-4 और इसी प्रकार इत्यादि संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, 5 करड़ी में 3 और इसी प्रकार इत्यादि। अब हम इस चैप्टर का जो सबसे मेन हेडिंग है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो आगे हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जितने भी हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उन सभी को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 करड़ी में 2, 3/8, -4/6, 9/21 और इसी प्रकार इत्यादि संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। आगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेयिका पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंटस नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 7 है और एक 3, जिसमें हमारा 7 बड़ा है 3 से। यदि हम 7 में 3 से भाग दें तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे आएगा 1। इसी प्रकार हम एक संख्या और दो संख्याएं और लेते हैं, जैसे हो गया 12 और 5। पुनः हम 12 में 5 से भाग देते हैं, यहाँ पर हमारा 12 बड़ा है 5 से, तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 12 में से 10 घटाएंगे तो आएगा हमारा 2। और हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 1। यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 12 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 2। इसी प्रकार यदि हमारे पास दो ऐसी संख्याएं और हैं, a और b, दो हमारी धन पूर्णांक हैं जहाँ पर a हमारा b से बड़ा है, और यदि हम a को b से विभाजित करें तो मान लेते हैं हमारा जो भागफल q आता है और शेषफल जो हमारा बचता है वो है r। तो उपर्युक्त की भांति यदि हम इसको लिखें तो हमें मिलेगा a बराबर b गुणे q प्लस r। यहाँ पर जो हमारा r का मान होगा वह 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, किंतु r का मान b से सदैव छोटा होगा। यही a बराबर b q प्लस r ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है, जहाँ a हमारा भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है तथा r शेषफल है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल धन शेषफल। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है और इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, तो शॉर्ट में लिखे हैं मस, ज्ञात कर सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज मेथड है। यदि a व b दो धन पूर्णांक हैं तथा a का मान b से बड़ा है, तो a व b का HCF ज्ञात करने के लिए निम्न स्टेप्स अपनाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम a व b के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके Q व R का मान इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, किंतु B से सदैव छोटा होगा। स्टेप नंबर 2, यदि R का मान 0 है तो Q A व B का HCF होगा। यदि R का मान 0 नहीं है तो Q तथा R के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। स्टेप थर्ड, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक R का मान 0 न हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही A व B का HCF अर्थात मस होगा। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल पर बने रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।